मानो चिड़ा और उसका बड़ा भाई टुन्नू चिड़ा खेत में काम कर रहे थे। टुन्नू चिड़ा अपने छोटे भाई मानो चिड़े से कहता है, जल्दी जल्दी पंख चलाओ, बहुत काम है आज। ऊपर से तुम्हारी भाभी शॉपिंग की जिद कर रही है, उसे लेकर जाना है। भैया आप भाभी को ले जाएं, मैं सारा काम कर लूंगा। टुन्नू को तो पहले से ही मालूम था कि मानो यही जवाब देगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ, तुम सारे काम देख लेना, आगे चलकर ये खेत तुम्हें ही तो देना है। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा वहां से चला जाता है और मानो चिड़ा खेत में तेज तेज पंख चलाने लगता है। चिंकी मेरे लिए भोजन लाओ और तैयारी करो, आज हम शॉपिंग करने चलेंगे। टुन्नू जी आजकल तो खेत में बहुत काम होगा, फिर आप जल्दी कैसे आ गए? मानो किस दिन काम आएगा, उसे काम पर लगा कर आया हूँ। उसे ये कह देता हूँ कि आगे चलकर खेत तुम्हें ही देना है, वो तो इसी बात में खुश हो जाता है। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा हंसने लग जाता है और उसकी पत्नी भी हंसने लग जाती है। कुछ समय गुजर जाता है और दोनों भाइयों की टमाटर की फसल तैयार हो जाती है। ये 5 टोकरियां भैया की और ये 5 मेरी। टुन्नू भी खेत में आ जाता है। क्या हिसाब किताब चल रहा है भैया? मैंने टोकरियां बना ली हैं, ये 5 आपकी और ये 5 मेरी। मानो तुम्हारी भाभी अंडा देने वाली है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और आज उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाना है, इसलिए मुझे तुम 7 टोकरियां दे दो और बाकी की 3 तुम रख लो। वैसे भी आगे जाकर खेत तुम्हें ही देना है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी अंडा देने वाली है? मैं रानू को लेकर आऊंगा शाम को आपके घर। अच्छा अच्छा, अब जाओ, बैलगाड़ी लाओ और टमाटर मंडी ले जाओ, शाम को आओगे तो पैसे लेते आओ। शाम हो जाती है। रानो तैयार हो जाओ, आज टुन्नू भैया के घर जाना है। मानो के घर की हालत ज्यादा अच्छी ना थी। घर की दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थी और घर देखने में काफी कमजोर था। अच्छा, आज अचानक टुन्नू भैया के घर? हाँ रानो, भाभी अंडा देने वाली है ना, इसलिए। ये तो बहुत खुशी की खबर है, फिर तो हमें मिठाई लेकर जानी चाहिए। हाँ रानो, चलो मिठाई ले लेते हैं और चलते हैं। फिर मानो चिड़ा और रानो चिड़िया कबूतर की दुकान से मिठाई लेते हैं और अपने भाई के घर चले जाते हैं। टुन्नू और चिंकी घर में सोए पड़े थे। मानो चिड़ा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो काफी देर तक दस्तक देता रहता है, फिर जाकर टुन्नू दरवाजा खोलता है। मानो तुम इस समय आए हो, जल्दी आना चाहिए था, हमारी नींद खराब कर दी तुमने। फिर मानो और रानो घर के अंदर चले जाते हैं। मानो के भाई टुन्नू चिड़े का घर बहुत सुंदर था। घर में एक बड़ी एलसीडी लगी थी और एक सुंदर सा पंखा चल रहा था। मानो जी, आपने बताया नहीं कि भैया ने एलसीडी ली है। भैया ने तो मुझे भी नहीं बताया कि उन्होंने एलसीडी ली है। ऐसी छोटी बातें क्या बतानी मानो। अच्छा, क्या खाओ पियोगे बताओ? ना ना, इस समय मुझसे कुछ नहीं बनेगा। अगर कुछ खाना पीना है तो सुबह आना भाई। नहीं चिंकी बहन, हमने कुछ नहीं खाना। मानो के भाई और भाभी का बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था, इसलिए वो निराश होकर वहां से वापिस आ जाते हैं। एलसीडी ली और आपको बताया भी नहीं। अपने सारे काम टुन्नू भैया आपसे करवाते हैं और आपको अपने घर की एक बात नहीं बताते। रानो छोड़ो ना, तुम भी इस बात को लेकर बैठ गई हो। मानो जी, बात अहमियत की है। आप दोनों खेत से ही कमाते हो, लेकिन फिर उनके और हमारे घर में इतना फर्क क्यों है? हाँ रानो, ये बात तो मैंने भी नोट की है। रानो तुम मेरी पत्नी हो, मुझे पता है मेरा फर्ज है तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करना। तुम चिंता मत करो, मैं आज से खेत में और भी मेहनत करूँगा। खेत के साथ हमारी कुछ बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, उन पर कब से खेती नहीं की, मैं आज से उस पर भी काम शुरू करूँगा। फिर अगली सुबह मानो चिड़ा खेत में काम कर रहा था कि टुन्नू वहां आ जाता है। क्या कर रहे हो मानो? उस बंजर ज़मीन पर क्या कर रहे हो? टुन्नू भैया, घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए सोचा है आज से इस ज़मीन पर भी काम करूँगा। इस ज़मीन में मेरा भी बराबर का हिस्सा है, फिर तुम्हें आधा हिस्सा मुझे भी देना पड़ेगा। टुन्नू भैया, फिर तो आपको भी खेत में काम करना पड़ेगा। देखो मानो, तुम्हारी भाभी अंडा देने वाली है, 100 काम होते हैं घर के, तुम मेरा कुछ एहसास करो। दिन गुजरते रहे। मानो चिड़ा खेत को अच्छे से पानी देता है। उस बंजर जमीन पर मुश्किल से हल चलाना शुरू करता है, खुदाई करता है, बीज डालता है और उस जमीन को आबाद करता है। एक रात टुन्नू चिड़ा
खेत में आता है। इस मानो ने तो इस बंजर जमीन को भी आबाद कर दिया। इस फसल से भी इस बार खूब मुनाफा होगा, मुझे फ्री में पैसे मिलेंगे। टुन्नू हंसने लग जाता है। मानो उस बंजर खेत में आलू की खेती करता है और आजकल मंडी में आलूओं के दाम बहुत अच्छे चल रहे थे। मानो चिड़ा बैलगाड़ी पर आलू लादता है और मंडी ले जाता है। भाई साहब, मेरे आलू बहुत बढ़िया और देसी तरीके से तैयार किए गए हैं, अच्छे रेट लगाना। हाँ, ठीक कहा आपने, आलू देखने से ही बहुत देसी लग रहा है। मानो चिड़ा मंडी में अपने आलू बेचता है और उसे खूब पैसे मिलते हैं। मानो चिड़ा खेत में वापस जाता है तो वहाँ टुन्नू भी आ गया था। कहाँ गया था मानो? मुझे पूछे बिना ही खेत में से आलू निकालिए और बेच भी आया, इतनी हिम्मत हो गई तेरी। लेकिन टुन्नू भैया, खेत तो सारा मैंने ही तैयार किया था ना, तुझे मैं बताता हूँ कि खेत किसने तैयार किया था। टुन्नू मानो को मारने लगता है और उसे सारे पैसे छीनकर उसे खेत से निकाल देता है। मिल गए पैसे, आज से ये खेत भी मेरा और फसल भी मेरी। मानो चिड़ा दुखी दिल के साथ बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर खून के रिश्ते ही ऐसे निकले तो हम पक्षी क्या करें? मानो चिड़ा उदास मन के साथ घर को उड़ता है। उसे झाड़ियों में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। मानो चिड़ा पास जाकर देखता है तो वो चमकते सोने के सिक्के थे। इतने सारे सोने के सिक्के, ये किसके हैं? कोई है? लेकिन कोई आवाज नहीं आती। मानो चिड़ा वो सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। अब मानो चिड़ा और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। मानो चिड़ा अलग जमीन लेकर उस पर खेती करने लगा है। उधर टुन्नू को तो मेहनत करने की आदत ही नहीं थी, इसलिए दिन ब दिन वो कंगाल होता जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में कालू कौवे की बहुत बड़ी टेलर की दुकान थी। कालू कौवा बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करता था। ये रानू चिड़िया के घर देना है, ये सूट बुलबुल के घर और ये वाला लूसी कबूतरी को। गौरी कौवी कालू कौवे का भोजन लेकर दुकान पर आती है और सामने पड़े कपड़े देखकर गौरी की आंखें चमकने लगती हैं। वाह कालू जी वाह, ये इतने सुंदर सूट किसके हैं? रानू चिड़िया, बुलबुल और लूसी के हैं। सारी मोटियां कितने सुंदर सूट लेती हैं, ऐसा कपड़ा मुझे तो नहीं मिलता बाजार में। अच्छा गोरी, मैं सबके सूट उनके घर दे आऊं, फिर आकर भोजन करता हूँ। कालू कौवा सबके सूट उठाता है और दुकान से निकल जाता है। ये ले लूसी बहन, आपका सूट। रुकें कालू भैया, मैं सूट खोल कर देख लूं। लूसी कबूतरी अपना सूट निकाल कर देखती है। वाह, कितना सुंदर सिलाई किया है कालू भैया, इसीलिए मैं हर बार आपसे ही सिलाई करवाती हूँ। अच्छा लूसी बहन, अब मैं चलता हूँ, अभी बुलबुल और रानू चिड़िया के घर भी जाना है। फिर कालू कौवा सूट के बाकी 2 पैकेट उठाकर लूसी के घर से चला जाता है। रास्ते में कालू कौवा बुलबुल को उसका सूट देता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ता है। ये ले रानू बहन जी, आपका सूट। गुड़िया बेटी, जाएं, कालू अंकल के लिए चाय लेकर आएं। गुड़िया चाय बनाने चली जाती है। कालू भैया, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर सूट सिलाई करते हो। हर एक सिलाई कितनी सफाई से की गई है, मैं इसीलिए आपसे सिलवाती हूँ हर बार सूट। गुड़िया चाय बनाकर ले आती है। कालू कौवा चाय पीता है और रानो चिड़िया कालू कौवे को उसकी सिलाई देती है और कालू कौवा वापस अपनी दुकान पर आ जाता है। कालू जी, मेरी सहेली पिंकी का जन्मदिन है, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने पिंकी के लिए जन्मदिन का तोहफा लेना है। गोरी, अभी बहुत से नए धागे लेने हैं, मशीन की भी थोड़ी मुरम्मत करवानी है, इस बार गुंजाइश नहीं है। कालू जी, मेरी पक्की सहेली है पिंकी, अगर मैं ही सस्ता तोहफा दूंगी तो क्या इज्जत बचेगी मेरी। गोरी प्लीज, मुझे तंग मत करो। कालू कौवा सिलाई मशीन उठाता है और दुकान से निकल जाता है। एक इस कालू कौवे की मशीन और दूसरा रंग बिरंगे धागे, मुझे ही कुछ करना होगा, वरना ये कालू तो मुझे पैसे नहीं देगा। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, पिंकी का जन्मदिन है,
उसने सबको बुलाया है। मैंने ये सूट पिंकी के लिए लिया है, अच्छा सा सिलाई करना आप। आप निश्चिंत हो जाएं रानो बहन, मैं कर दूंगा सिलाई। सबसे बढ़िया तोहफा आपका ही होगा। गौरी कवि दरवाजे में खड़ी सब सुन रही थी। अपनी पत्नी को देने के लिए पैसे नहीं है और इस छोटी चिड़िया से कह रहा है कि सबसे अच्छा तोहफा तेरा ही होगा। इसे तो मैं बताऊंगी। कालू कौवा पिंकी के लिए रानू चिड़िया का सूट सिलाई करना शुरू करता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा रानू चिड़िया का सूट सिलाई करके बॉक्स में पैक कर देता है और दुकान बंद करके चला जाता है। गौरी कवि चुपके से कालू की दुकान में घुसती है और बॉक्स में से वो सूट निकाल लेती है। अब मैं देखती हूँ कैसे छोटी चिड़िया तोहफा देती है पिंकी को। अगली सुबह रानू चिड़िया कालू कौवे से अपना सूट लेने आती है। यही तो रखा था मैंने बॉक्स, अब कहाँ गया? इधर उधर देखें कालू भैया, जल्दी करें, सब पिंकी के घर पहुँच गए होंगे। रानो बहन, मैंने सामने ही रखा था, अब मिल नहीं रहा। कालू भैया, इतना महंगा कपड़ा था, कहाँ कर दिया आपने? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रानू चिड़िया गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर गौरी कवि तोहफे में वो सूट लेकर पिंकी के जन्मदिन पर पहुंच गई थी। सब मिलकर पिंकी का जन्मदिन मनाते हैं, तालियां बजती हैं। पिंकी कवि केक काटती है, फिर सब पिंकी को तोहफे देते हैं। रानू चिड़िया भी एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई थी। रानू चिड़िया, तुम्हारा गिफ्ट बॉक्स तो बहुत छोटा सा है, लगता है घर से ही कुछ उठा लाई हो। जी गौरी बहन, ये सब आपके पति की ही मेहरबानी है। ऐसे पिंकी का जन्मदिन गुजर जाता है। मैंने पिंकी को अच्छा तोहफा तो दे दिया, लेकिन अब मुझे कालू को भी थोड़ा समझाना चाहिए। ऐसा सोचकर गौरी कवि कालू कौवे की दुकान पर जाती है। गौरी, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि रानो चिड़िया का सूट गया तो कहाँ गया। सूट को मारो गोली, मेरी बात सुनो गौर से। हाँ गौरी, बोलो। कालू जी, अगर तुम इन महंगे और मजबूत धागों की बजाय वो सस्ते वाले धागे इस्तेमाल करो तो हमें कितना मुनाफा होगा। सस्ते धागे कमजोर भी होंगे, फिर पक्षी भला मेरे पास क्यों आएंगे? मैं इतनी सफाई से काम करता हूँ और मेरे धागे इतने मजबूत होते हैं, इसीलिए सब पक्षी मुझसे कपड़े सिलाई करवाने आते हैं। और हमें इन सब से कुछ मुनाफा नहीं होता। मुझे कुछ नहीं पता कालू जी, आज से सस्ते धागे इस्तेमाल होंगे बस। फिर कालू कौवा भी मान जाता है। रानो बहन, लूसी की बहन की शादी है, बहुत सारे कपड़े सिलाई करवाने हैं। मुझे याद है तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हो। मेरे कपड़े तो कुछ नहीं, कालू भैया बहुत अच्छी सिलाई करते हैं। मेरा तो यही मशवरा है, आप कालू भैया से ही कपड़े सिलाई करवाएं। कबूतर सारे कपड़े लेकर कालू कौवे की दुकान पर पहुंच जाता है। बहुत महंगे कपड़े हैं कालू भाई, अच्छे अच्छे और मजबूत धागों से सिलाई करना, लूसी की बहन की शादी पर पहनने हैं। बेफिक्र होकर जाओ कबूतर भैया, एक हफ्ते बाद आकर ले जाना। कबूतर चला जाता है। एक हफ्ता बीत जाता है। कबूतर आता है और कपड़े ले जाता है। गौरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि जंगल के पक्षी मुझसे बात करना ही बंद कर दें। कालू जी, ये पक्षी इतने सियाने नहीं हैं जो तुम इतना डर रहे हो। शक्ल देखी है इनकी, इनके लिए यही धागे ठीक रहेंगे। लूसी की बहन की शादी का दिन आ जाता है। लूसी जैसे ही सूट पहनने लगती है तो उसका पंख दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है और सूट फट जाता है। ये क्या हुआ? इसकी तो सिलाई निकल गई है। अभी जाकर कबूतर जी को बताती हूँ। लूसी कबूतरी अपने पति कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कबूतर जी, सब सूटों के धागे बहुत कमजोर हैं, ये देखें सूट फटते जा रहे हैं। मैं अभी जाकर उस कालू को बताता हूँ। कबूतर सूट उठाता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, आपने कहा था कि मैं उस कालू कौवे से सिलाई करवाऊं। कच्चे धागे इस्तेमाल करता है वो कालू, सारे सूट खराब कर दिए हैं मेरे। कबूतर भैया, मैं तो हर बार कालू भैया से ही सिलाई करवाती हूँ, अभी चले मेरे साथ। रानो चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गौरी कवि बाहर आती है। कहाँ है तुम्हारा पति? उसे बाहर निकालो, इतने महंगे सूट थे, कच्चे धागे इस्तेमाल करके सब खराब कर दिए। गंदी आंखों वाले, निकलो यहाँ से। मेरे घर के सामने आकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है।
गोरी, अपने पति को बता देना, अब हम उससे अपने कपड़े सिलाई नहीं करवाएंगे। ऐसा कहकर रानू चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। कालू कौवा तो घर में डरा बैठा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है गौरी। बेहतरीन की तलाश में हमने बेहतर भी खो दिया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।